हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए आइए इसी के साथ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन है इसके चाल्कोपाइराइट्स, बॉक्साइट, फ्लोरस्पर या फिर हेमेटाइट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी देर में एक चक्कर पूरा करती है? यानी पृथ्वी अपना एक रोटेशन कितनी देर में पूरा करती है? ऑप्शन है इसके 24 आवर्स, 23 आवर्स 10 मिनट 2 सेकेंड्स, 23 आवर्स 56 मिनट 4.09 सेकेंड, 23 आवर्स 30 मिनट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पृथ्वी अपनी धुरी पर 23 आवर्स 56 मिनट 4.09 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, जब एक जीन जोड़ी दूसरी इकाई के प्रभाव को छुपाती है तो इस घटना को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन है इसके परिवर्तन, म्यूटेशन, एपिस्टोसिस, प्रभाव डोमिनेंस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रभाव डोमिनेंस। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जीन क्या होते हैं। माता पिता से जो आनुवंशिक लक्षण संतानों में पहुंचते हैं वो इन जीन के द्वारा ही पहुंचते हैं। तो अब वो पेरेंट प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इनमें जो जीन जोड़ी है, अगर एक जीन जोड़ी दूसरी इकाई के प्रभाव को छुपा रही है, वो चाहे रंग के रूप में हो, चाहे वो हाइट के रूप में हो, यानी शॉर्ट हो या टॉल हो, उसको अगर ये छुपा रही है तो इसे जो प्रभाव या फिर डोमिनेंस के रूप में संदर्भित किया गया है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, भूकंप के कारण होते हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, पृथ्वी का घूमना, अर्थ रोटेशन, विवर्तनिकी, टेक्टोनिज्म, पृथ्वी की क्रांति, अर्थ रिवोल्यूशन या फिर अनाच्छादन, डेनुडेशन। इसका सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, विवर्तनिकी या फिर टेक्टोनिज्म। भूकंप का मुख्य कारण यह है कि जब पृथ्वी की सतह पर प्रेशर यानी दबाव बढ़ने लग जाता है तो पृथ्वी की सतह में पाई जाने वाली जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनका जो मूवमेंट है वो प्रभावित होता है और वो आपस में टकराने लग जाती हैं। जब वो टकराती हैं तो उनसे वेव्स निकलती हैं और यही जो वेव्स यानी तरंगे जो होती हैं यही भूकंप का कारण बनती हैं। भूकंप जब आता है तो इसकी तीव्रता को मापने के लिए रेक्टर पैमाने का या फिर सिस्मोग्राफ का यूज़ किया जाता है। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, जीनोबायोटिक्स जो स्वाभाविक रूप से माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी हैं उन्हें कहा जाता है। जीनोबायोटिक्स एज अ मेडिसिन के फॉर्म में केमिकल सब्सटेंस होता है, मेडिसिन के फॉर्म में इनका यूज़ किया जाता है। इन्हें माइक्रोबियल हमले यानी वायरस या बैक्टीरिया के हमले के दौरान ये प्रतिरोधी इम्यूनिटी बढ़ाने का ये काम करती हैं, तो उन्हें रोकने का काम करती है। तो उन्हें क्या कहा जा सकता है, ये किस रूप में ये रहेंगे? तो इनके ऑप्शंस हैं, दृढ़ कह सकते हैं इन्हें, परसिस्टेंट या बायोडिग्रेडेबल कह सकते हैं, या हठी रिकॉल्सिट्रेंट यानी कि किसी की आज्ञा का पालन नहीं करने वाली, या फिर ये सभी। इनका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हठी रिकॉल्सिट्रेंट। जीनोबायोटिक्स जो कि स्वाभाविक रूप से माइक्रोबियल हमले के लिए प्रतिरोधी हैं इन्हें हठी कहा जाता है, रिकॉल्सिट्रेंट कहा जाता है। जीनोबायोटिक्स केमिकल सब्सटेंस की डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम करती हैं, यानी कि वायरस और बैक्टीरिया का जो अटैक होता है उससे जो भी बॉडी को नुकसान पहुंच रहा होता है तो उससे बचाने के लिए, शरीर को उससे बचाने के लिए प्रतिरोधी क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाने का ये काम करती हैं। ये ना तो नेचुरली प्राप्त होती हैं और ना ही ये किसी जीवधारी से प्राप्त की जाती हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है,
निम्नलिखित में से कौन भारत के कुछ हिस्से में पीने के पानी में प्रदूषण के रूप में पाया जाता है? एलिमेंट्स यहाँ पे देखिए दिए गए हैं, आर्सेनिक, सॉर्बिटॉल, फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड या फिर यूरेनियम। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही एक उत्तर चुनना है। तो इनके ऑप्शंस हैं, 1 और 3 सही हैं, 2, 3 और 4 सही हैं, 1, 3 और 5 सही है, या ये सभी सही हैं, यानी सभी प्रदूषण के पानी पीने के पानी में प्रदूषण के रूप में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 3। 1 नंबर पे आर्सेनिक है और 3 नंबर पे फ्लोराइड है। आर्सेनिक और फ्लोराइड ये दोनों पीने के पानी में मुख्य रूप से प्रदूषक के रूप में ये पाए जाते हैं। और अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो इन्हें गंभीर और कार्बनिक प्रदूषण के रूप में माना जाता है। भारत में पश्चिम बंगाल है, असम है, या दूसरे असम, बिहार वगैरह में दूसरे जितने भी राज्य हैं वो भी इनकी अधिकता से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और ये जो आर्सेनिक और फ्लोराइड हैं ये त्वचा संबंधी या तंत्रिका तंत्र से संबंधी बीमारी भी कॉज करते हैं, बीमारी पैदा करते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। जब एक हीलियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तो यह बन जाता है। हीलियम परमाणु, हीलियम एक अक्रिय गैस होती है और जिसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, और परमाणु क्रमांक 2 होता है। तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, एक ही इसके पास ऑप्शन बचा, तो इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आता है। एक इलेक्ट्रॉन खोने पर इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, एक पॉजिटिव हीलियम आयन इसे कहा जाएगा जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि अफ्लाटॉक्सिन्स किनके द्वारा उत्पादित की जाती हैं? यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, बैक्टीरिया के द्वारा, फफूंद फंजाई के द्वारा, वायरस के द्वारा, या फिर शैवाल के द्वारा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, फफूंद यानी फंजाई के द्वारा। अफ्लाटॉक्सिन्स जो हैं वो फंजाई में जैसे एस्परजिलस फ्लेवस या एस्परजिलस पैरासिटिकस जो हैं इनके द्वारा ही ये प्राप्त की जाती हैं। और मुख्य रूप से ये जो फंजाई होती हैं वो या तो कृषि फसल जो होती हैं वहाँ पर पाई जाती हैं, मतलब उनमें लगी रहती हैं, या फिर जो पीनट्स के जो प्लांट होते हैं या फिर ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं उनमें ये पाई जाती हैं। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है, माइक्रोबियल सूक्ष्म जीव की संस्कृति संग्रह केंद्र कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं, नई दिल्ली, हैदराबाद, चंडीगढ़ या फिर बेंगलुरु। माइक्रोबियल सूक्ष्मजीव की संस्कृति संग्रह को माइक्रोबियल टाइप कल्चर कलेक्शन सेंटर भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं। तो ये जो केंद्र है वो चंडीगढ़ में स्थित है। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक व्यक्ति पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर ऊंचा कूद सकता है क्योंकि, इसके ऑप्शंस हैं, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी से छोटा है, चंद्रमा पर वातावरण नहीं है, चंद्रमा की सतह खुरदुरी है, या फिर चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में ठंडा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एक व्यक्ति पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर ऊंचा कूद सकता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण है वो पृथ्वी से छोटा होता है। हम यहाँ पे ये जान लें कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दो वस्तुओं के द्रव्यमानों पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान जो है उन पर निर्भर करता है तभी ये अपना वर्क करेगा, यानी कि ये द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण बल को जी से कहते हैं और ये द्रव्यमान यानी m के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जब द्रव्यमान बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी बढ़ेगा। और ये दो जो वस्तुएं हैं उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अगर वस्तुओं के बीच में दूरी बढ़ेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल घट जाएगा। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि एक व्यक्ति पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा की सतह पर ऊंचा कूद सकता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी से छोटा होता है।
जो कि हम जानते हैं कि जो चंद्रमा का द्रव्यमान है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम है। तो द्रव्यमान कम है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी खुद ब खुद कम होगा। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।